हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 17 का फोर्थ पार्ट ऑफ टैक्स लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव। स्टार्ट करेंगे हम गुड कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड एंड कन्वेंस। स्टार्ट करने से पहले अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे रिलेटेड टू सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएसईटी। नाउ स्टार्ट करते कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड एंड कन्वेंस। अब क्या होता है कि जो पर्सन अगर हमने कहा कि वेयर हाउस में जो गुड्स रखे हैं उसे आप तभी ले जा सकते हैं जब आपको इंचार्ज ऑफ ऑफिसर से आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्मेशन करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर जो रूट दिया गया है या फिर थ्रू ट्रेन हो, एयर हो या फिर विसल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसी रूट से आना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब रूल फॉलो नहीं करते, तो जो आपके गुड्स या फिर कन्वेंस है वो गवर्नमेंट द्वारा सीजर हो सकते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है उसकी पोजीशन, या फिर उसे अपने पास ले सकती है। उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केशन। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स। इसका मतलब जब आप गुड्स का सही यूज ना करके, कस्टम ड्यूटी एक्ट जितने भी हैं उन्हें पालन ना करके गुड्स को किसी और कार्गो से ला रहे हैं, किसी और रास्ते से ला रहे हैं, उस पे वेयर हाउस पे ले जाने से आप उसकी पे नहीं कर रहे, वेयर हाउस ड्यूटी जो है, तो इन सब का क्या होता है कि अगर आप रूल फॉलो नहीं कर रहे तो गवर्नमेंट जो है पोजीशन है गुड्स की वो अपने पास रख लेती है। क्या कर लेती है? अपने पास रख लेती है। उसे हम कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स कहते हैं ना। यहाँ पे वर्ड आप टेक कर लेंगे कॉन्फिस्केशन। जो वर्ड दिया हुआ है कॉन्फिस्केशन वुड जनरली टेंड टू कैन नॉट फोर्सफुल सीजर रिपोजिशन ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट द्वारा फोर्सफुल सीजर या फिर पोजीशन कर लेना गुड्स का विदाउट एनी कंपनसेशन टू ओनर, बिना किसी ओनर को क्या होता है कि अगर गलती करिए तो आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। मन कॉन्फिस्केशन के टाइम ऐसा होता है कि कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ता ओनर को, उसके गुड को हम क्या कर लेते? कॉन्फिस्केट कर लेते। इसका मतलब अपने पास रख लेते एज अ पोजीशन ऑफ गुड्स एज अ वाज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, जैसे पोजीशन ऑफ गुड कॉन्ट्रेरी वर लॉ था। नाउ अब इसी से रिलेटेड हम सेक्शन पढ़ेंगे कि कब कब हम कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स करा जा सकता है। नाउ according to section 111 state that following improperly imports goods shall be liable to confiscation। जितने भी ये improperly goods हैं, imported good जब हम import कर रहे हैं वो liable होंगे for the confiscation। कब? Those which are imported by sea, air and offloaded attempt to be offloaded in a port other than appointed custom port। अब किन्होंने क्या बोला कि जो गुड्स सिंपल सी बात है इंपोर्ट हुए क्यों ना वो एयर से हो या फिर सी से हो, और वो लोड जहां ऑफलोड करना था वहां ऑफलोड नहीं है। इसका मतलब जहां उतारना था वहां उन्होंने नहीं उतारा, किसी और पोर्ट पे उतारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उस टाइम हम क्या हो जाएगा? कॉन्फिस्केशन हो सकता है, लायबल टू कॉन्फिस्केशन हो सकता है। Now, which are imported by land, island, water through the route other than specific route। जो स्पेसिफिक रूट दिया है उसके द्वारा और किसी रूट से आप आ रहे तब भी कॉन्फिस्केशन हो सकता है। Now, dutiable prohibited good boat in any back, creek, gulf, etc. for the purpose of being landed एट द प्लेस अदर देन कस्टम पोर्ट। कोई भी ड्यूटी टेबल है या फिर प्रोहिबिटेड गुड है और आप ला रहे हो उसे, फिर उसको लैंड कर रहे हो जहां पे वो दिया गया है कि अगर यहाँ पर आपको जो भी गुड्स ला रहे हैं ड्यूटेबल गुड्स है तो यहाँ आपको इस पोर्ट पे लाना पड़ेगा, इस कस्टम पे पोर्ट पे लाना पड़ेगा, मगर और किसी पोर्ट पे उसे उतार रहे हो, चढ़ा रहे हो, तो उस टाइम में भी उस पे भी हम कॉन्फिस्केशन, वो गुड्स भी कॉन्फिस्केशन हो सकता है। फिर ड्यूटेबल और प्रोहिबिटेड गुड फाउंडेड कॉन्सील इन कन्वेंस, रखा गया हो, छिपाया गया हो कोई भी गुड्स जो प्रोहिबिटेड है तब भी हो सकता है। ड्यूटेबल और प्रोहिबिटेड गुड विच शुड हैव बीन डिस्क्लोज इन इंपोर्टेड जर्नल मैनिफेस्ट बट वेयर नॉट। अब इन्होंने कहा कि जर्नल मैनिफेस्ट जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट फाइल करा जाता है, इंचार्ज द्वारा दिया जाता है। तो जब वो गुड्स आपने लिखी तो है, डिस्क्लोज करी है, मगर वो है नहीं, तब भी करा जा सकता है। एनी ड्यूटेबल प्रोहिबिटेड गुड अटेम्प्ट टू रिमूव फ्रॉम वेयर हाउस और कस्टम विदाउट परमिशन। कोई भी ड्यूटेबल या फिर प्रोहिबिटेड गुड हो वेयर हाउस में रखे हो फिर कस्टम स्टेशन पे रखे हो, अब आप उसे हटा रहे, आप उसे ले जा रिमूव कर रहे हैं बिना परमिशन के, तब भी कॉन्फिस्केशन हो सकता है। गुड्स which do not match the description in the document with a value and any other particular। जो आपने डॉक्यूमेंट में दिया है कि मैं ये गुड्स ले जा रहा हूँ, ये गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ या फिर
ये गुड मैं रिमूव करूंगा वेयर हाउस से, तो वो जो डॉक्यूमेंट में लिख रखा है वो गुड रिलेटेड ही नहीं है हमारी रियल गुड से, तब भी कॉन्फिस्केशन हो सकता है। एनी गुड विच आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द ड्यूटी सब्जेक्ट टू कंडीशन विच was eventually not met। अब जो भी गुड्स एग्जेम्प्टेड है मगर वो है ही नहीं, एग्जेम्प्टेड आप ले रहे हैं मगर वो है नहीं, उस गुड्स को भी कॉन्फिस्केशन करा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111 जब हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो ये जितने पॉइंट दे रखे इस टाइम में आपका गुड्स जो होता है कॉन्फिस्केशन हो सकता है, कॉन्फिस्केशन हो सकता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखने। और सेक्शन कब इंपोर्ट गुड की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111। नाउ बात करते हैं 113 स्टेट दैट फॉलोइंग एक्सपोर्टेड गुड की बात करते हैं, एक्सपोर्टेड गुड के। तो जो हमने इंपोर्टेड गुड में पढ़ा, जो हम इंपोर्ट कर रहे थे वही सारी चीजें दे रखी है एक्सपोर्ट करते टाइम भी, एक्सपोर्ट करते टाइम जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्टेड बाय सी एंड एयर और लोडेड अटेम्प्ट टू बी लोडेड पोर्ट अदर देन द एयरपोर्ट अपॉइंटेड कस्टम पोर्ट। सिंपल जैसे बताया था, एक्सपोर्ट इन अदर देन स्पेसिफिक रूट, ठीक है। फिर prohibited good board near the any bay, Greek Gulf for the purpose of being exported from other place, custom other than custom port, वही है। found conceal in any convey without necessary परमिशन, और जो डिस्क्रिप्शन गुड्स में दे रखा है वो है ही नहीं, जो डॉक्यूमेंट में दे रखा है वो गुड्स है ही नहीं। और कोई भी एनी गुड्स विच इंपोर्ट ड्यूटी वाजंट पेड एंड टर्न फॉर द एक्सपोर्ट अंडर द क्लेम फॉर ड्रॉबैक, और जो हमने इंपोर्ट करी नहीं है मगर एक्सपोर्ट करते टाइम हम ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक। जैसे हमने बताया कि अगर आप विद इन 3 मंथ करते हैं, अगर आपने विद इन 3 मंथ करते हैं जो इंपोर्ट गुड्स करते हैं उसे एक्सपोर्ट के पर्पज से विद इन 3 मंथ ला देते हैं पोर्ट पे, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है। इसका मतलब 90% आपके माइनस कर दिए जाते हैं ड्यूटी। तो वही चीज अगर आपने इंपोर्ट करे ही नहीं, आपने इंपोर्ट करा ही नहीं और एक्सपोर्ट के पर्पज से आप ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहे हैं, तो उस टाइम में भी आपका गुड्स कॉन्फिस्केशन हो सकता है। सो यहाँ हम एक्सपोर्ट किसके बात करेंगे, 113 की। इंपोर्ट कहाँ पढ़ा था हमने, 111 में। एक्सपोर्ट की बात करेंगे 113 में। नाउ अब बात करते हैं हम, अभी हमने बात करी गुड्स की, अभी हमने बात करी किसकी, गुड्स की। अब बात करेंगे कन्वेंस की, अब बात करेंगे कन्वेंस की। तो सेक्शन 150 किसकी बात करता है, कन्वेंस। जैसे आपको कन्वेंस पता है, विसल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, ट्रेन हो गया, ये जितने भी है ये कन्वेंस है, ये कन्वेंस है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। जैसे इन्होंने बताया कि कन्वेंस कब कब लायबल होगा फॉर द कॉन्फिस्केशन, कब कब लायबल होगा कन्वेंसेस फॉर द कॉन्फिस्केशन। नाउ any vessel which has been within India custom water, any aircraft in India, or any vehicle which has been adapted or fitted or structured in manner that is a purpose on enable the concealment of goods। उन्होंने कहा कि कोई भी गुड्स, कोई भी विसल विद इन इंडिया कस्टम वाटर हो या फिर एयरक्राफ्ट इंडिया हो या फिर कोई भी व्हीकल हो, वो अडेप्टेड या फिटेड और स्ट्रक्चर इन मैनर दैट इज प्रपोर्ट और एनेबल द कंसीलमेंट ऑफ गुड। ऐसा दिखा रही हो कि कोई भी गुड्स वो जो इंपोर्ट कर रही है, जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रही है, वो छिपाया जा रहा है, वो इस तरीके से ले जा रहा है कि हमें पता ही नहीं कि वो सही यूज है कि नहीं। तब भी हमारा जब भी हमारा कन्वेंस क्या हो सकता है, कॉन्फिस्केशन हो सकता है। Now any conveyance from which good are destroyed to prevent seizure, और कोई भी गुड्स जो कन्वेंस द्वारा लाया जा रहा है, जो प्रिवेंट है, जो मना करा गया है कि ना लाया जाए, उस कन्वेंस को भी हम कॉन्फिस्केशन कर सकते हैं। कोई भी कन्वेंस हैड टू स्टॉप लैंड बट डिडंट डू सो एक्सेप्ट फॉर सफिशिएंट कॉज, जो कोई भी कन्वेंस जो स्टॉप हो रहा है या फिर लैंड हो रहा है मगर उसके कोई भी सफिशिएंट कॉज नहीं, किसी और पर्पस के लिए हो रहा है, मान लिया जाए कि किसी और पर्पस के लिए हो रहा है, तब भी उस कन्वेंस को कॉन्फिस्केशन करा जा सकता है। any vessel from which good which have been clear for exportation under the claim for duty drawback were unloaded without necessary permission, कोई भी गुड्स अनलोडेड हो रहा है, कोई भी वेसल से कोई भी गुड्स अनलोडेड हो रहा है विदाउट परमिशन, तब भी हम क्या कर सकते हैं, तब भी हमारी वो कन्वेंस कॉन्फिस्केशन हो सकती है। एनी कन्वेंस विच कैरी गुड्स इनटू इंडिया बट विच वर लेटर मिसिंग विदाउट एनी अकाउंट फॉर द लॉस, कोई भी गुड्स जो इंडिया तो ला दी गई है मगर किसी और तरीके से उस गुड को हम लॉस में डाल रहे हैं, उस गुड्स को लॉस में डाल रहे हैं, तब भी कन्वेंस हो सकता है। और कोई भी कन्वेंस एनिमल यूज फॉर द स्मगलिंग, कोई भी कन्वेंस या फिर एनिमल यूज कर रहे हैं हम स्मगलिंग के लिए, तब भी हमारी कन्वेंस क्या हो सकती है, कॉन्फिस्केशन हो सकती है। नाउ तो ये हम पढ़ रहे थे सेक्शन 150। नाउ अब बात करते हैं हम Section 180 deal with the confiscation of packages where the goods imported exporter are liable to confiscation, the package within which
दे आर केस और कैरी आर आल्सो लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। अब मान लिया जाए कि कोई भी गुड्स जिस पैकेज में आ रहा है, जिस पैकेज में आ रहा हो, कोई भी पैकेज हो जिसमें रखा गया हो, किसी में कैरेट करा गया, वो पैकेज भी कॉन्फिस्केशन के लिए होगा, वो पैकेज भी कॉन्फिस्केशन करा जाएगा। ये नहीं कि उस पैकेज को वापस कर दिया जाएगा, नहीं, उस पैकेज को भी हम क्या करेंगे, कॉन्फिस्केशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 118। Now 19, they goods used to conceal the smuggled goods are also liable। कोई भी गुड्स जो स्मगलिंग करने के लिए छिपाया जा रहा है, जो गुड्स स्मगलिंग करने के लिए छिपाया जा रहा है, वो भी कॉन्फिस्केशन के लिए होता है, अगर हमें पता चलता है तो। Now according to section 120 121 it said that where smuggled goods undergo a change in their physical form post or smuggling, even they would be liable for consumption. Example, gold bar later convert to ornaments. Also where the smuggled goods are mixed in manner with the other goods such as they are inseparable, entire good would be liable to confiscation, and if smuggled goods are sold off he shall precede thereof liable to confiscation। इसमें बोला गया कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 121 कोई भी गुड्स मान लिया जाए कोई स्मगल गुड्स है और उसे किसी और चीज में चेंज करके हम उसे ले जा रहे हैं, स्मगल कर रहे हैं, किसी और चीज में किसी और गुड्स में मिक्स करके किसी और गुड्स में चेंज करके हम उसे ले जा रहे हैं, हम उसे स्मगल कर रहे हैं, तभी वो गुड्स क्या होगा, जिसके संग मिक्स करा होगा या फिर जिस चीज में चेंज हुआ होगा उसे भी हम कॉन्फिस्केशन करा जा सकता है, उसे भी कॉन्फिस्केशन करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 120 और 121। नाउ section 122 states that adjudicating authority shall give an opportunity of being heard to the party concerned। अब जो स्मगलिंग में हो, कॉन्फिस्केशन में हो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एक जैसे हमारा नेचुरल जस्टिस था, क्या था, सॉरी, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसमें होता है कि हर एक पर्सन को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए। तो वही दे रखा कि कोई भी काम, अगर कोई भी कांड कर कॉन्फिस्केशन करा जाता है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाएगा। क्लियरली स्टेट दैट गुड आर सीज द ओनर्स इज ओनर प्रूव दैट दे वर नॉट स्मगल्ड। अब जब भी गुड्स सीज करा जाता है तो गवर्नमेंट के पास अभी नहीं दिया जाता है, किसी ऑफिसर द्वारा वो सीज करा जाते हैं गुड्स, ठीक है। कॉन्फिस्केशन और कॉन्फिस्केशन सीजर में ये फर्क है कि जो सीज होता है वो किसी ऑफिसर द्वारा करा जाता है, ऑफिसर द्वारा किया जाता है, और जब सीज गुड है अगर प्रूव कर दिया जाए कि वो इस चीज के लिए वो किसी कानून को नहीं तोड़ रहा, वो स्मगलिंग नहीं कर रहा, तो वो वापस कर दी जाती है। मगर जब कॉन्फिस्केशन हो जाता है, गवर्नमेंट के पास वो गुड्स चले जाते हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, वो सीधा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो यही बोला कि इफ गुड्स आर सीज्ड, अगर गुड्स सीज्ड करा गया किसी ऑफिसर द्वारा, ऑनर्स इज ऑनर टू प्रूव दैट देयर वर नॉट स्मगलिंग। तो एक ऑनर को मौका मिलता है कि आप दिखा दो, आप बता दो कि जो हमने गुड्स सीज करा है उसमें कोई भी स्मगलर का वो स्मगल के लिए नहीं ले जा रहा है। सिंपल। Now, according to section 125 clearly state that before confiscation it is necessary to show cause notice is issued to the owner sitting ground and should be given opportunity to make representation of being heard, or so cause notice can be issued by the person not below the rank of assistant commissioner of custom। Simple। जब भी हम कॉन्फिस्केशन कर रहे हैं किसी भी गुड्स का, कोई भी कॉन्फिस्केशन हो रहा है किसी भी गुड्स का, तो या फिर कन्वेंस का, तो जो रैंक क्या असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम है वो आपको सोकस नोटिस देंगे, बताएंगे, ऑनर को देंगे जिसका हम गुड्स कॉन्फिस्केशन कर रहे हैं। तो इसलिए दिया जाएगा कि बताया जाए कि अगर हम आपका गुड्स जो है कॉन्फिस्केशन करने जा रहे हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड मिलेगी, आप बताएं कि क्यों नहीं कर सकते हम आपको कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स या फिर कन्वेंस, और रिप्रेजेंटेशन भी देने का टाइम मिलेगा। Now, state the authority officer may allow owner option to pay fine in lieu of confiscation, or according to section 125 जो ऑथराइज ऑफिसर है जैसे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम, वो एक मौका जरूर देंगे, हो सकता है एक मौका जरूर दे ऑनर को जिसका हम गुड्स कॉन्फिस्केशन करने जा रहे हैं या फिर कन्वेंस कॉन्फिस्केशन करने जा रहे हैं, तो वो कहेंगे कि आपका गुड्स हम कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे, आप उसकी जगह हमें फाइन पे कर दीजिए, इसकी जगह हम फाइन पे कर दीजिए। नाउ मेंशन दैट कॉन्फिस्केटेड गुड्स वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, जब भी कोई गुड्स किसी ऑफिसर द्वारा कॉन्फिस्केशन कर जाता है तो किसको दे दिया जाता है, गवर्नमेंट को दिया जाता है। सिंपल। नाउ क्वालिफाइड दैट any award or confiscation penalty shall not interfere with or prevent the owner from the being punished under any other provision of this or any other law for time being force। So ये हमारा था confiscation of goods। कहां से हमने पढ़ा था, सेक्शन 111 से सेक्शन 127 तक confiscation of goods and conveyance बताते हैं। Now आगे चलते हैं, रिफंड ऑफ एक्सपर्ट ड्यूटी।
refund of export duty. अब when export good any duty has been paid, such a duty shall be refunded to the person by whom or on the whose behalf it was paid. If कब जो हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी है वो कब रिफंड करा जा सकता है, कब द गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल. सिंपल सी बात है, जो हमने एक्सपोर्ट करा है वो वापस हो जा रहे हैं हमें गुड्स, वो हमें वापस हो जा रहे हैं बिना रिसेल के तब हम एक्सपोर्ट ड्यूटी अपनी रिफंड हो जाएगी हमारी. और गुड्स आर री इम्पोर्टेड विदिन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन. जब हमने गुड्स इंपोर्ट करा है उसे हम विदिन 1 ईयर के लिए एक्सपोर्टेशन कर रहे हैं तो अब भी हमारा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो रिफंड हो सकता है. दो चीजें दी हुई ये याद रख लेना. नाउ एनी एप्लीकेबल, यहाँ पे 1 ईयर, ठीक है. Any applicable for refund such duty is made within 6 months from the date on which proper officer make an order for clearance of good when they are imported back. सिंपल से बात है, एप्लीकेशन फॉर रिफंड तभी आ सकता है कि जो ड्यूटी हमने पे करी है उसे 6 मंथ के अंदर हमें प्रॉपर ऑफिसर के अंदर एप्लीकेशन पे करना पड़ता है. इसका मतलब इन्होंने कहा कि जब भी प्रॉपर ऑफिसर आपको क्लियरेंस दे रहा फॉर द इंपोर्ट बैक के लिए तो आपको जो एप्लीकेशन ऑफ रिफंड फाइल करना है विद इन 6 मंथ फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ क्लियरेंस. अब बात करते हैं रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी. वैसे सिंपल, when an import of any goods duty has been paid upon a clearance for home consumption, such duty can be refunded to the person by whom or behalf of if it was paid if the goods are found to be defective or कंफर्मिटी विद स्पेसिफिकेशन. अब इन्होंने कहा कि कोई भी जो इंपोर्ट हमने करा अगर उसको डिफेक्टिव हो या फिर जो हमें चाहिए था वो चीज उस गुड्स में ना हो तब हमारा रिफंड हो सकता है. Importer does not claim any duty drawback with the respect of goods. और कोई भी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं ली इंपोर्ट ऑफ गुड क्योंकि जब भी इंपोर्ट किसी एक्सपोर्ट के लिए करा जाता है हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है. तो ड्यूटी ड्रॉबैक ना क्लेम करिए तब हमें इंपोर्ट ड्यूटी मिल सकती है. If the goods are exported back, importer relinquishes his to title goods, they are destroyed in the presence of proper officer, तब भी हमें रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी मिल सकता है. तो ये 3 चीजें यहाँ पर भी याद रख लेंगे. Now यहाँ पर भी यही बताया रिफंड ऑफ ड्यूटी विद इन 6 मंथ. अब बात करेंगे मिसलेनियस में कुछ चीजें हैं उसे भी हम याद करेंगे. मिसलेनियस में सबसे पहला असेसमेंट ऑफ ड्यूटी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 Custom Act prescribe method for self-assessment of duty. The importer and exporter must self-assess the duty if any liable on such goods. This self-good may be verified, examined or tested by the proper officer. हमें सेल्फ असेसमेंट भरना पड़ता है. कोई भी इंपोर्टर हो कोई भी एक्सपोर्टर हो उसे जो भी ड्यूटी पे करी है कोई भी गुड्स पे तो उसे सेल्फ असेसमेंट भरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 फॉर द वेरिफिकेशन फॉर द एग्जाम फॉर द टेस्ट किसी भी ऑफिसर द्वारा. Now, verification the proper officer may require the importer good or any other person to produce any document and information on basis of which their duty liable on import good or exporter. As the case may be ascertained and thereupon the importer, exporter or such shall be person bound to produce such document or furnish such information. अब प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि कोई भी गुड्स अभी जो भी कोई भी हम वेरिफिकेशन कर रहे हो कोई भी एग्जाम कर रहे हैं तो हमें और भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो कॉल करता है किसको इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को कि डॉक्यूमेंट फर्निश करे और भी इंफॉर्मेशन फर्निश करे टू द ऑफिसर. ये चीजें दे रखी है इसमें कोई भी चीज ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं. नाउ अब बात करेंगे प्रोहिबिटेड. गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट अदर एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू सच कंडीशन स्पेसिफाई इन नोटिफिकेशन द इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड ऑफ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन फॉर मेंटेनेंस ऑफ नेशनलिटी. कोई भी गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हो सकता. क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोहिबिटेड करी गई है. कब प्रोहिबिटेड करी गई है? नोटिफिकेशन में लिखा होगा. और कब करा जाएगा ये भी लिखा होगा. और किस लिए करा जाएगा ये भी बता दे रहे. मेंटेनेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी, प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, नाउ conversation of exchange, safeguarding the balance of payment, protection of human lives and in animals, national treasure, patent, trademark, contravention of any law interest of the public. इन सब चीजों के लिए कोई भी गवर्नमेंट बाय द नोटिफिकेशन मना कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है फ्रॉम द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी गुड्स. नाउ
अब ऑफेंस की बात कर लेते हैं। कोई भी कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ है 1975 का उल्लंघन करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, उसे फाइन भरना पड़ेगा। और क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करें तो उससे पनिशमेंट हो सकता है 7 ईयर तक, पनिशमेंट हो सकता है 7 ईयर तक, इन्वॉल्विंग ड्यूटी एविजन ऑफ मोर देन 50 लाख और प्रोहिबिटेड गुड आर नॉन लायबल। सिंपल सी बात क्या है कि कोई भी गुड्स आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी जो है 50 लाख तक की है और आपने पे नहीं कराई, वजन मतलब बचा, उससे बचा, पे करने से बचा, या फिर कोई भी गुड्स आप ले जा रहे हैं तो आपको नॉन वेलिएबल ऑफेंस हो सकता है, लायबिलिटी हो सकती है। या फिर फ्रॉडलेंट ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम एक्सीडिंग 5 लाख इज आल्सो नॉन वेलिएबल। और कोई भी आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो, वो जो क्लेम कर रहे हो वो 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा रुपए की है, तब भी आपको नॉन वेलिएबल आपको क्रिमिनल लायबिलिटी मिल सकती है। नॉन वेलिएबल जैसे आपको पता होगा कि आपको अरेस्ट करा जा सकता है, विदाउट द वारंट और आपका बेल नहीं होगा, उसे हम कहते हैं नॉन वेलिएबल। नाउ क्रिमिनल लायबिलिटी की बात करते हैं, रिकवरी करा जा सकता है, ड्यूटी शॉर्ट पेड, इंटरेस्ट चार्ज लगा सकते हैं, पेनल्टी लगा सकते हैं, कॉन्फिस्केशन ऑफ इंपोर्ट या फिर गुड्स कर सकते हैं, कन्वेंस आपका कर सकते हैं, कॉन्फिस्केशन अप टू 20% ऑफ अनचेज गुड्स लग सकता है, और अप टू 5% 5 टाइम द वैल्यू ऑफ गुड फॉर्ज डॉक्यूमेंट। ये सारी आपकी सिविल लायबिलिटी होती है। क्रिमिनल लायबिलिटी ऊपर है, सिविल लायबिलिटी, ये दोनों आपको याद कर लेना है। Now, the normal limit for above prosecution 1 year, whereas for intent fraud the time limit is 5 year. Now, अब बात करते हैं एडवांस रूलिंग। तो this reference determination by the authority of question of law fact specify application regarding the liability to pay duty in relation to any activity proposed to be undertaken by the applicant. The context of custom act, the activity of a definition would be imply import or export. The application is made in the quote a duplicate with a fee specified and they can be withdrawn within a 13 day of the applicant. It imperative note that for matter already pending before that court or would not be assembled under the advance ruling separately. अब एडवांस रूलिंग जैसा हमने पढ़ रखा है कि एडवांस रूलिंग इसलिए आता है कि कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ हो, तो उसकी क्वेश्चन ऑफ लॉ को क्लैरिफिकेशन करने के लिए एडवांस रूलिंग लाया जाता है। सिंपल। तो उसी एडवांस रूलिंग का हम यूज कर सकते हैं कोई भी क्लैरिफिकेशन, कोई भी क्वेश्चन के लिए, तो उसी अथॉरिटी को एडवांस रूलिंग कहते हैं। और एप्लीकेशन अगर भरना फॉर द क्वार्टर डुप्लीकेट या फिर प्रिस्क्राइब कैन बी विड्रॉ विद इन 13 डे के अंदर करा जा सकता है। रूलिंग मस्ट बी मेड विद इन 90 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। सेटलमेंट कमीशन। Now, settlement commission has been constituted under the Custom Act to provide speedy resolution of dispute pending before the adjudicating authority. This can be referred application with the commission. सिंपल सी बात है, सेटलमेंट कमीशन इसलिए लाया गया कि कोई भी डिस्प्यूट हो उसका रेजोल्यूशन बहुत जल्दी करा जाए, स्पीडी रेजोल्यूशन हो सके जो पेंडिंग हो बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. Now, once the case is submitted before, enjoy the exclusive jurisdiction over it and can consequently perform the function of custom officer, and thereafter custom officer cannot investigate, adjudicate or issue on his quadriga. Application will be disposed effective and suitable order would be issued by the commissioner, and order of commission are non applicable, however amend to writ jurisdiction of high court. Applicant can also root or tribunal, high court, supreme court under litigation mode. ये तीनों चारों चीजें याद रख लेंगे क्योंकि आ सकता है ना। तो ये था हमारा चैप्टर, यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। सो अगर आपको अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज सब्सक्राइब करके जाए। जैसे अभी मैं टैक्स लॉ की वीडियो डालूंगा, डायरेक्ट टैक्स की वीडियो डालूंगा तो आप देख सके, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमारा ये जीएसटी खत्म होता है, जो है इनडायरेक्ट टैक्स खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।